विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, बहुत सालों के बाद उसकी प्रतिक्रियाएं या उस पर हम बोल सकते हैं रिएक्शन पूरे देश भर सामने आ रही है। राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा का मुहूर्त देखकर एक बड़ी मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा था उसकी प्रतिक्रियाएं देश भर से आई है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। सब लोग मेरा ख्याल है कि पिछले एक साल से बार बार मैं बताता रहा कि राज ठाकरे फिर से मैदान में आ रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे मुंबई के या महाराष्ट्र के पत्रकार मित्र हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते थे, ये कहाँ, ये पार्टी तो ख़त्म हो गई है, इसके बारे में बार बार क्यों बात कर रहे हो। तो जब मैं एक बात बताता हूँ तो आपको मालूम है कि मैं पूरा इतिहास ध्यान में रखता हूँ। महाराष्ट्र का 50 साल का पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, राजकीय इतिहास है, वो मेरे नज़र के सामने होता है और मैं उससे ताड़ कर यानी उससे कंपैरिजन करके आज जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में मेरा मत प्रदर्शन करता हूँ। तो राज ठाकरे पिछले एक साल से जो कुछ कर रहे थे, यानी कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म होते होते राज ठाकरे ने कुछ राजनीतिक गतिविधियां शुरू की थी, तो उस पर मैं बार बार बातें करता रहा। तो लोगों को वो मजाक लग रहा था कि अरे ये तो पार्टी ख़त्म हो गई है। कौन पूछता है राज ठाकरे को? कौन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को पूछता है? ये तो ना रहा घाट का, न रहा घर का, न रहा घाट का। इस ढंग से मुझे लोग बताते थे। फिर भी मैं मेरी लाइन जो थी, मेरी जो सोच थी, वो बताता रहा कि भाई फिर से राज ठाकरे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको जो रिस्पांस उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा था वो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था। इसका कारण ये कि मैं हमेशा नेताओं के बजाय कार्यकर्ताओं को महत्व देता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता जो होते वो पार्टी खड़ी करते, वो ग्राउंड में जाकर मशक्कत करते, मेहनत करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। नेता है वो फसल काटता है। किसी भी पार्टी के छोटे मोटे नेता जो होते हैं वो अपनी अपनी औकात होगी उस तरीके से फसल काटते हैं, लेकिन जो मशक्कत या मेहनत होती है, कल्टीवेशन होता है, वो तो कार्यकर्ता करता है। और कार्यकर्ता सामने आके कुछ बताता नहीं। जैसे हम देखते कि संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, फसल काट रहे। 50-55 साल से शिवसैनिकों ने जो कल्टीवेशन किया शिवसेना का, उसकी फसल ये लोग आज काट रहे। कांग्रेस पार्टी हो, पवार की पार्टी हो या बीजेपी हो, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता सालों से, पीढ़ियों से बड़ी मेहनत करते आए। आपको याद होगा 16 मई 2014, जिस दिन 2014 के लोकसभा के चुनाव की मतगणना हुई थी और दूसरे दिन गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे। मेरा ख्याल है 17 ऐसा कुछ डेट थी। तो उन्होंने बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में आकर जो भाषण किया था, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि ये मेरी जीत नहीं है। 2014 में पहली बार बीजेपी ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया और उसका नेतृत्व तो खुद मोदी कर रहे थे, लेकिन मोदी ने कहा था कि ये जीत मेरी नहीं है। जो जीत कर आए हैं, 282 से ज़्यादा लोग जीत कर आए हैं बीजेपी के, ये उनकी भी जीत नहीं है। जिन्होंने इस चुनाव के लिए बहुत सारी मेहनत की 2014 के बहुमत के लिए, ये जीत उनकी भी नहीं है। मोदी जी ने कहा था 4 पीढ़ियों से जो मेहनत कर रहे थे, जनसंघ बना तब से जो मेहनत कर रहे थे, ये सब उनकी जीत है। तो वही हर पार्टी के लिए होता है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं होता।
राहुल गांधी ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया, लेकिन पार्टी उन्होंने खड़ी नहीं की। कांग्रेस जो है वो गांधी जी के पहले से थी, 1885 से बनी पार्टी या संगठन। वो उसकी जड़ें देश के हर गांव में, हर इलाके में बोने का कष्ट किसने किया था? तो राहुल गांधी तो सिर्फ फसल काटते रहे, चिदंबरम फसल काटते रहे, लेकिन जो मेहनत किए हुए लाखों कांग्रेसी थे, उनकी तो मेहनत मिट्टी में मिल गई। तो इसलिए राज ठाकरे पिछले 1 साल से जो उनके पार्टी के छोटे मोटे नेता हैं, बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर गए, लेकिन जो कुछ नेता बचे हैं और जो कार्यकर्ता आज भी एमएनएस करके, मनसे करके काम करना चाहते, उनको साथ देकर राज ठाकरे पिछले 1 साल से जो दौड़ धूप कर रहे थे, मैं उसका स्टडी कर रहा था। 1977 में जनता पार्टी की लहर आई, उसके बाद शिवसेना भी ऐसे ही खत्म हो गई, ऐसा लोग बोलते थे। उसके बाद भी 77 से 80 से लेकर 87 तक, 86 तक, 86 तक 10 साल बाला साहब ठाकरे शिवसेना की नए सिरे से कुछ काम कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे थे। वो मैंने देखा है, उसको 35 साल हो गए, वो मैंने देखा है। उस वक्त भी यही बोला जा रहा था कि शिवसेना तो खत्म हो गई। जनता लहर, और जनता लहर के बाद जो राजनीति बदली है उसमें शिवसेना खत्म हो गई, ये बोला गया। 80 के दशक में जब दत्ता सामंत झूमकर आगे आए थे, पार्लियामेंट में चुने गए थे, उनके 3 एमएलए मध्य मुंबई से, गिरणगांव जिसे बोलते, वहाँ से बन गए थे। उस वक्त भी ये बोला गया शिवसेना खत्म हो गई। लेकिन 85 के बाद शिवसेना ऐसे उभरी कि अगले 10 साल में महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिवसेना का बना था। तो ये सब मैंने देखा है। इसलिए जब मैं राजनीतिक गतिविधियां अलग अलग पार्टियों की देखता हूं, तो मैं उससे उसकी तुलना करके देखता हूं कि इससे पहले ऐसा कहां कहां क्या क्या हुआ है। तो राज ठाकरे पिछले 1 साल से जो मेहनत कर रहे थे, वो ढूंढना चाहते थे ऐसा कौन सा इशू है, ये कौन सा मुद्दा है जो मुझे फिर से उभरने के लिए मदद करेगा। और धीरे धीरे वो हिंदुत्व की तरफ आ रहे थे, बीजेपी की तरफ नहीं, हिंदुत्व की तरफ आ रहे थे। 2019 के चुनाव में लोकसभा के, उन्होंने बीजेपी और मोदी के खिलाफ, शिवसेना के भी खिलाफ, क्योंकि उस वक्त शिवसेना बीजेपी अलायंस युति हुआ करती थी, लाओ रे तो वीडियो करके एक बड़ा ये चलाया था, मुहिम चलाई थी। तो उसके बाद जिस ढंग से कांग्रेस और पवार ने उनको छोड़ दिया, उससे निकलकर राज ठाकरे आहिस्ते से नॉर्मल हो गए। और पिछले 1 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी पार्टी फिर से कैसे उभरेगी। और जो कुछ कर रहे थे वो मैं देख रहा था, और उन्होंने फिर से अपने कार्यकर्ताओं में प्रेरणा जमाने की कोशिश की, संजीवनी डालने की कोशिश की। हाँ, लेकिन जो कुछ चल रहा था, पूना में वो 2-3 दिन रुके थे, नासिक 2 दिन गए थे, औरंगाबाद जाकर रहे थे, मुंबई में तो दिन प्रतिदिन उनकी इंटरेक्शन अपने कार्यकर्ता नेताओं से चल रही थी। तो मैं देख रहा था कि मुझे उसमें बाला साहब जिस ढंग से 75 से लेकर 85 तक काम कर रहे थे, उसकी झलक दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि राज ठाकरे फिर से जोश में आएंगे, और आज ये हो गया है। बूढ़ी पाड़वा के दिन उन्होंने बहुत 2 साल बाद एक बड़ी रैली की शिवाजी पार्क में, और उन्होंने जो मुद्दा उठाए, 2 मुद्दे उठाए उन्होंने। एक तो मुद्दा था मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसके खिलाफ मुद्दा उठाया, जो बाला साहब का ओरिजिनल मुद्दा है। और दूसरी बात उन्होंने छेड़ी, डायरेक्टली उन्होंने शरद पवार पर हमला कर दिया कि शरद पवार की नई पार्टी 99 में बनी, 1999 में, वहाँ से महाराष्ट्र में कम्युनल जातीय
भेदभाव को बढ़ावा मिलते गया। ये दो मुद्दे उन्होंने उठाए और उसमें उसको जो रिस्पांस आ रहा है महाराष्ट्र में पवार के खिलाफ जो उनको रिस्पांस मिल रहा है वो लक्षणीय नज़र डालने जैसा है। और दूसरी बात, मस्जिद के लाउडस्पीकर जिसके लिए तो उनको देश भर से प्रतिक्रिया मिल रही है, रिस्पांस मिल रहा है, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको और एक बात की तरफ आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि पवार साहब ने दो बार राज ठाकरे को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पवार साहब जैसा जायंट बड़ा नेता टोटली फेल्योर हो गया है। पवार साहब ने क्या बताया था, जो पवार साहब बोल रहे हैं वो क्या उनकी ही सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार सुन रही है? उनके ही गृह मंत्री है दिलीप वळसे पाटिल, जो पवार साहब की पार्टी से है। क्या अपना सबसे बड़ा नेता जो कुछ कह रहा है, क्या दिलीप वळसे पाटिल गंभीरता से शरद पवार को ले रहे? बिल्कुल नहीं ले रहे। आज मैं जब बोल रहा हूँ, सुबह से सोमवार को मैं जो खबरें देख रहा था 18 अप्रैल को, तो उसमें दिन भर मुंबई या महाराष्ट्र को खबरों में एक बात छाई रही, मस्जिद पर लगे हुए लाउडस्पीकर, वही मुद्दा चर्चा में है। और इतनी ही बात नहीं है, जिस राज ठाकरे के भाषण को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं, ये पवार साहब का आदेश है, मार्गदर्शन है। पवार साहब ने कहा कि राज ठाकरे को कोई गंभीरता से नहीं लेता और ना लेने की ज़रूरत है। ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पवार साहब ने बताया था, लेकिन उनके ही चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और उनके ही पार्टी के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल राज ठाकरे को बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब ये होता है कि गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल और शिवसेना के महाआघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इन्होंने पवार साहब की जो सलाह थी, आदेश था, वो ठुकराया है। वो राज ठाकरे को बिल्कुल गंभीरता से ले रहे। 1 मई को राज ठाकरे औरंगाबाद में जाएंगे और वहाँ बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं। जिस ढंग से राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा, देखिए हनुमान चालीसा तो हिंदी में होती है, मराठी में भी भीमरूपी महारुद्रा करके मारुति का हनुमान का स्तोत्र है। लेकिन राज ठाकरे ने मस्जिद के लाउडस्पीकर पर जो बात कही है उसमें हनुमान चालीसा का जिक्र किया है, ना कि मराठी स्तोत्र का जिक्र किया है। यानी उनका अपील ऑल इंडिया होना चाहिए। ये बिल्कुल सोच समझकर खेली हुई एक चाल है राज ठाकरे की, जिसमें महाराष्ट्र की सरकार और खुद शरद पवार फंस गए। और इसके जो परिणाम आ रहे हैं उससे महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल डरी हुई है। पवार कितने भी मुंह से बोले, कितना भी बोले कि राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने खुद तो उनको गंभीरता से लिया है, इसलिए 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और उनके ही चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये आने वाला जो बवाल है, आने वाला जो तूफान है, राज ठाकरे जो तूफान लाना चाहते हैं उसको कैसे रोके, उसको कैसे कंट्रोल करे, उस पर बार बार चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब अभी खबर आई है कि दिलीप वळसे पाटिल जो शरद पवार के पार्टी के हैं और बिल्कुल उनके नज़दीकी माने जाते हैं। एक समय था कि पवार साहब जब मिनिस्टर थे उनका सेक्रेटरी बन के दिलीप वळसे पाटिल ने काम किया और बाद में राजनीति में आए, चुनाव लड़े। तो ऐसे दिलीप वळसे पाटिल भी पवार की सलाह मानते नहीं है और राज ठाकरे का जो इशारा है उसको गंभीरता से ले रहे हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक और मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिलकर पूरे महाराष्ट्र के लिए धर्मस्थलों पर लगे हुए लाउडस्पीकर के मामले में एक
रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, नोटिफिकेशन उसका निकलेगा। इसका मतलब क्या होता है? गुड़ी पाड़वा के पहले राज ठाकरे ने जब तक ये बोला नहीं था तब तक धर्मस्थलों पर, मंदिर हो या मस्जिद हो या और कहीं हो, लाउड स्पीकर कितने लगाए जाते हैं, उसकी आवाज़ क्या होती है, उस पर सालों से चर्चा नहीं थी। वो अगर राज ठाकरे ने एक इशारा देने के बाद उसकी नियमावली बनना शुरू हो जाता है, उसके लिए नोटिफिकेशन निकालने की बात शुरू हो जाती है, या अलग अलग इलाके के पुलिस थाने या पुलिस कमिश्नर इस पर बात करने लगते हैं, इशारा देने लगते हैं, कानून व्यवस्था की चर्चा बाकी सब पार्टियों में शुरू हो जाती है, इसका मतलब राज ठाकरे को इन लोगों ने ज़रूरत से भी ज़्यादा सीरियसली लिया है। राज ठाकरे का इशारा इनको बहुत गंभीर परिणाम दिखा रहा है। जनता पर, आम जनता पर क्या परिणाम होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पूरी की पूरी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उस पर राज ठाकरे का बहुत बड़ा गंभीर परिणाम हो चुका है। देखिए, कल परसों हनुमान जयंती थी तो महाराष्ट्र के हर पार्टी ने, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, राज ठाकरे ने तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोग्राम दिया था कि हनुमान जयंती पर हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। लेकिन बाकी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता भी हनुमान मंदिर ढूंढते पहुंचे और वहां बैठकर हनुमान चालीसा या आरती कर रहे हैं, तो क्या ये लोग राज ठाकरे को मानते हैं? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, एनसीपी के बड़े बड़े नेता, शिवसेना के नेता, ये सब राज ठाकरे का आदेश कब से मानने लगे? हनुमान जयंती के दिन मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये तो राज ठाकरे ने बताया था। लेकिन राज ठाकरे जो है वो बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी इनके तो नेता नहीं है। फिर उनके आदेश मानकर सब पार्टियों के नेता कार्यकर्ता हनुमान मंदिर ढूंढते क्यों पहुंचे? हनुमान चालीसा का पठन क्यों कर रहे थे? और उससे भी आगे चलकर हमें सोचना पड़ेगा कि अचानक से मंदिर, मस्जिद या कोई धर्मस्थल पर जो लाउड स्पीकर लगे उसकी नियमावली बनाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार की पूरी पुलिस मशीनरी क्यों काम में लग गई है? क्यों कमिश्नर और पुलिस महासंचालक बैठकर एक नियमावली बनाने लगे? होम मिनिस्ट्री क्यों नियमावली बनाने लगी है? क्यों बार बार मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर इस पर चर्चा क्यों कर रहे? इसका मतलब साफ है कि ठाकरे हो या दिलीप वळसे पाटिल हो, ये पवार को गंभीरता से नहीं ले रहे, या पवार साहब की सलाह ठुकरा कर राज ठाकरे को गंभीरता से ले रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाईक कीजिए, शेअर कीजिए। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।